ओके, लास्ट क्लास में मुझे एस्कोमाइसिटीज क्लास के बारे में पढ़ा था। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स के बाद अब नेक्स्ट है क्लास बैसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट नंबर 3 क्लास बैसिडियोमाइसिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स को हम कॉमन नेम ब्रैकेट फंजाई और इनको क्लब फंजाई भी, क्लब फंजाई, क्योंकि ये नेटवर्क लाइक क्लब हो जाते हैं इनके हाइफी, इसलिए इनको क्लब फंजाई कहते हैं। ओके, members of basidiomycetes are commonly called as club fungi। इनके अंदर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर हम मेजर ग्रुप मशरूम्स को इंक्लूड करते हैं। okay? So, members include mushrooms, मशरूम के साथ यहाँ पर ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, ऐसे कॉमन नेम भी हम यूज करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स के लिए। ओके, पफ बॉल। तो नेक्स्ट, ये जो बैसिडियोमाइसिटीज है, इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला माइसेलियम। तो एस्कोमाइसिटीज के जैसा ही माइसेलियम होता है इसका भी। माइसेलियम इट मींस फंगल बॉडी, इसकी फंगल बॉडी भी एस्कोमाइसिटीज की तरह सेप्टेड, ब्रांच्ड एंड नॉन सिनोसाइटिक होगी। नॉन सिनोसाइटिक। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी अगर फंगस हाइफी मिलकर के माइसेलियम फॉर्म कर रहे हैं, फ्यूज होकर के, मल्टीसेलुलर फंजाई है, देयरफॉर माइसेलियम फॉर्म करेंगे हाइफी फ्यूज होकर के। जो हाइफी फ्यूज हो रहे हैं इनमें सेप्टा भी बनते हैं, और सेप्टा बन जाने से न्यूक्लियाई सेपरेट हो जाते हैं। न्यूक्लियाई सेपरेटेड है। ओके, और इवन ये ब्रांचिंग पैटर्न भी शो करते हैं, ये ब्रांच भी बनाते हैं। एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई के एग्जांपल्स, एंड बैसिडियोमाइसिटीज क्लब फंजाई में माइसेलियम हमेशा ब्रांच, सेप्टेड एंड नॉन सिनोसाइटिक, मतलब यूनिसेलुलर। ओके, इसके हाइफी यूनिसेलुलर रहेंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफी, यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफी। ओके,
वॉल बन जाने के कारण हर एक हाइफा का न्यूक्लियस सेपरेटेड दिख रहा है। तो ये माइसेलियम का स्ट्रक्चर है। इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा? कुछ पूछना है यहाँ तक? एक बार स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करो। स्टार्टिंग से क्यों बेटा, तुम लेट आए क्या? हाँ सर। क्यों लेट क्यों आए? लेट क्यों आए? मैंने सर 5 मिनट मैं नहीं। थोड़ा बाहर था अभी अभी। तो बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर्स को क्लब फंजाई कहते हैं बेटा नॉर्मली, क्योंकि इनके हाइफी क्लब्ड हो जाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। हाइफी जो है वो एक दूसरे में क्लब्ड हो जाते हैं, जकड़े जाते हैं, ठीक है, फर्मली, इसलिए उनको क्लब फंजाई बोलते हैं। इनके मेंबर्स में मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल ऐसे कॉमन ग्रुप्स होते हैं। ओके, और इनका जो माइसेलियम है, मतलब मेन बॉडी जो बनती है आईपी के फ्यूज होने से, वो सेप्टेड होती है। तो हमने कहा है कि फाइकोमाइसिटीज में ए सेप्टेड पड़ा, ओके, अलगल फंजाई में। एस्कोमाइसिटीज में हमने सेप्टेड माइसेलियम कहा था। तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के माइसेलियम सेम होते हैं, सेप्टेड, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब नॉन सिनोसाइटिक। फिर यहाँ पर स्पोर्स, सेकंड नंबर आता है स्पोर्स का। तो एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली एब्सेंट रहते हैं यहाँ पर। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली एब्सेंट। एसेक्सुअल स्पोर जनरली मोस्ट ऑफ दी बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं मिलते। फिर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता क्या फिर? तो हमने पढ़ा है कि जिनमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं बने तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो 3 तरह की मेथड हमने पढ़ी थी जनरल, जब हम कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर देख रहे थे फंजाई के, तब 3 तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने रिप्रेजेंट किया था। एक फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। तो फिश एंड फ्रॉग बोथ आर बडीज, ऐसा हमने वहां पर रिप्रेजेंट किया था। ओके, तो फिश मतलब फिशन के लिए, फ्रैग फ्रॉग वहां पर फ्रॉग फ्रेगमेंटेशन के लिए, एंड बोथ आर बडीज, बडीज वहां पर बडिंग के लिए। तो 3 तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में उनमें से कौन सा होगा कॉमनली? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर नहीं बन रहे हैं। अगर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बन रहे हैं तब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरह होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन which is a type of asexual reproduction, और इसमें होगा फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन मेथड से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स कॉमनली इनमें नहीं बनते। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट। बेसिडियोमाइसिटीज में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। तो फिर क्या ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा? तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने कहा था कि वेजिटेटिव हाइफी, फिर जिनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं बनते वो वेजिटेटिव हाइफी फ्यूज करते हैं, है ना। N+N डाई कैरियन स्टेज हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 2 वेजिटेटिव हाइफी आएंगे। वो वेजिटेटिव हाइफी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, 2 वेजिटेटिव हाइफी, अब जो 2 वेजिटेटिव हाइफी है वो हो सकता है कि एक ही स्ट्रेन से आए। मोनोइशियस अगर है वो फंगस, तो उसके दोनों सेम वाले
वहां पर हाइफी आ जाएंगे, सेम हाइफी उसी से एक ही से आ जाएंगे हाइफी, दो हाइफी और वो फ्यूज होंगे, ठीक है। लेकिन अगर डायोशियस है अगर हाइफी, ओके, मोनोइशियस मतलब आपको पढ़ा चुका हूँ, मोनोइशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म के पास में है तो उसको बोलते हैं मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल। और अगर डायोशियस कंडीशन है मतलब वो यूनिसेक्सुअल है, आइदर मेल रहेगा और फीमेल रहेगा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के पास में एक ही तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ओके। तो अगर वो मोनोइशियस है तो उसके एक ही फंगस के दो हाइफी ले लिए जाएंगे, वेजिटेटिव हाइफी। लेकिन अगर वो डायोशियस है तो एक हाइफा, वेजिटेटिव हाइफा एक स्ट्रेन से और दूसरे स्ट्रेन से दूसरा वेजिटेटिव हाइफा, ओके। इसलिए कलर चेंज कर दिया मैंने, दूसरा ब्लैक कलर दे दिया है, उससे पता चल रहा है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के हाइफी लिए जा रहे हैं। तो दोनों वेजिटेटिव हाइफी गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करेंगे, गैमेटेंजिया, ओके, गैमेटेंजिया। तो गैमेटेंजिया मतलब जो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे आगे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी होगी और फिर जाइगोटिक मियोसिस होगी। गैमेटेंजिया मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, मतलब वो वेजिटेटिव हाइफी अब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करने लग गए, उनको हम बोलेंगे गैमेटेंजिया। अब गैमेटेंजिया में सबसे पहले कांटेक्ट होगा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, मतलब वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे पर, तो कांटेक्ट। फिर उसके बाद में उनमें होगा कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब होता है मेटिंग, मतलब वहां पर अब दोनों में प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जाइगोटिक मियोसिस होगी। तो प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी होगी, उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, उसको हम बोलेंगे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो फिर पूछ लो यहाँ तक। डन बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. किसी का बाकी है क्या बेटा स्क्रीनशॉट? ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा वेजिटेटिव हाइफी या सोमेटिक हाइफी, बॉडी के जो पार्ट्स रहेंगे हाइफी, वो गैमेटेंजिया की तरफ बिहेव कर रहे हैं और फिर उसमें कॉपुलेशन होगा। अब कॉपुलेशन होने के बाद प्लाज्मोगैमी के बाद में इमीडिएटली कैरियोगैमी नहीं होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले जनरल कैरेक्टर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्टेजेस पढ़ी थी हमने, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड जाइगोटिक मियोसिस। तब हमने कहा था कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में डायरेक्टली प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, मतलब प्लाज्मोगैमी के बाद में, ठीक बाद में इमीडिएटली कैरियोगैमी नहीं होता। तो प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, आफ्टर कॉपुलेशन प्लाज्मोगैमी तो हो जाएगी, ओके,
after gametangial copulation, gametangial copulation मतलब हाइफी के फ्यूजन के बाद, copulation that is fusion of hyphae, fusion of two somatic or vegetative hyphae. ओके, तो सोमेटिक या वेजिटेटिव हाइफी फ्यूज होने के बाद प्लाज्मोगैमी completed and n plus n, it means dikaryon stage is observed. ठीक है, तो डाइकैरियन स्टेज वहां पर दिखती है। फिर मतलब प्लाज्मोगैमी के बाद में डायरेक्टली कैरियोगैमी नहीं हुआ। ठीक है, तो डाइकैरियन फेज वहां पर दिखेगी, n+n कंडीशन दिखेगी। फिर कुछ हॉल्ट के बाद में, ओके, फिर कुछ हॉल्ट के बाद में वहां पर कैरियोगैमी एंड मियोसिस होगा। ओके, तो कुछ हॉल्ट के बाद में कैरियोगैमी एंड मियोसिस वहां पर परफॉर्म किया जाएगा। एक सेकंड बेटा। ओके बेटा, तो प्लाज्मोगैमी कंप्लीट होने के बाद में डाइकैरियन स्टेज दिख रही है। अब डाइकैरियन स्टेज के बाद कुछ हॉल्ट करने के बाद फिर वहां पर कैरियोगैमी एंड मियोसिस स्टार्ट होगा। ओके, कैरियोगैमी एंड मियोसिस स्टार्ट होगा। लेटर कैरियोगैमी एंड मियोसिस, मियोसिस किसमें होगा? जाइगोट में। तो जाइगोटिक मियोसिस took place. ओके, जाइगोटिक मियोसिस वहां पर हो जाएगा। और जैसे जाइगोटिक मियोसिस कंप्लीट होगा तो आपको पता है कि मियोसिस में एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल्स बनती है बेटा? एक मियोसिस में, मियोसिस डिवीजन अगर होगा एक पेरेंट सेल में तो कितनी डॉटर सेल्स बनेगी? 4। 4। गुड, वेरी गुड। ओके, वहां पर जाइगोट यहाँ पर डिप्लॉइड है और मियोसिस के बाद में हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। 4 हैप्लॉइड यहाँ पर स्टेजेस बनेगी। तो जाइगोटिक मियोसिस होने पर ये जो 4 यहाँ पर डॉटर सेल्स बन रही है, इन डॉटर सेल्स को हम बोलेंगे बेसिडियोस्पोर्स। ओके, ये सेक्सुअल स्पोर्स है जो जाइगोटिक मियोसिस के बाद में बनते हैं, which result in जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगी। और जाइगोटिक मियोसिस से क्या होगा? which result in production of 4 basidiospores, 4 basidiospores। ये स्पोर्स, ये जो है ये बेसिडियोस्पोर्स है। कैसे बने 4 समझ में आया? जाइगोट से मियोसिस हुआ तो इस तरह से 1 से 4 बन गए वहां पर। 4 बेसिडियोस्पोर्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ बेसिडियम।
आउटर सरफेस ऑफ बेसिडियम। ओके, बेसिडियम क्या है? तो बेसिडियम वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्पोर बन सकते हैं। वहां पर फ्यूजन के बाद में वहां पर मेन जो स्ट्रक्चर बना वहां पर उसको बोलेंगे बेसिडियम, और बेसिडियम के ऊपर फिर ये 4 बेसिडियोस्पोर्स बने। बेसिडियम एक्चुअल में होते कहां पर है? तो बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, और इनकी फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की? बेसिडियोकार। ओके, तो बेसिडियम एंड बेसिडिया, सिंगल को बेसिडियम बोलते हैं। बेसिडिया कहाँ रहते हैं? बेसिडिया लोकेटेड और अरेंज इनसाइड द बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प, तो बेसिडियोकार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। ऐसे ही एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलेंगे एस्कोकार्प। ओके, उसमें फिर एसआई होते हैं और एसआई के अंदर वहां पर बनते हैं। एसआई के अंदर बन रहे थे एस्कोस्पोर, इसलिए हमने उनको कहा था एंडोजिनस स्पोर्स। अब ये बेसिडियम के ऊपर बन रहे हैं। बेसिडियोस्पोर्स कहाँ बन रहे हैं? बेसिडियम की सरफेस पर, ऊपर। तो ये कैसे स्पोर हो जाएंगे बेटा? एंडोजिनस या फिर एक्सोजिनस? एक्सोजिनस। वेरी गुड, एक्सोजिनस। यस, करेक्ट है। ओके, तो ये स्पोर्स यहाँ पर बन रहे हैं, देयरफॉर आउटर सरफेस पर है बेसिडियम के, देयरफॉर बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनस स्पोर्स। मतलब वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुए हैं, आउटर सरफेस पर प्रोड्यूस हुए एक्सोजिनस स्पोर्स। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। डन। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। गुड। अब इनके मेंबर्स, एग्जांपल्स लिख लेते हैं इनके। तो हमने मशरूम्स लिखा था कैटेगरी, तो मशरूम में भी 2 तरह के मशरूम्स होते हैं बेटा, एडिबल एंड नॉन एडिबल। ओके, नॉन एडिबल का मतलब ये नहीं कि हम उनको खा नहीं सकते। नॉन एडिबल का मतलब उनको खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए कुछ मशरूम्स को? पॉइजनस होते हैं। वेरी गुड, पॉइजनस। ओके, उनके अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस होता है, इसके लिए। बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स में सबसे पहले मशरूम्स। मशरूम्स में 2 कैटेगरी है, एडिबल मशरूम्स, एडिबल, नॉन एडिबल। यस, एंड सेकंड कैटेगरी नॉन एडिबल मशरूम। इनके एग्जांपल्स जैसे एडिबल में आ जाएगा एगेरिकस। एगेरिकस। यस, एगेरिकस इसको खा सकते हैं। बटन मशरूम होता है, उसको खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन एजिबल की कैटेगरी में आ जाता है एमनियोटा। एमनियोटा को कॉमनली कहा जाता है, कॉमन नेम है डेथ कप। कभी बार पूछते हैं डेथ कप किसका नाम है, तो डेथ कप एमनियोटा इस फंगस का नाम है, और वो भी मशरूम है। ये फंगस मशरूम है एमनियोटा।
इसको डेथ कप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इतना पॉइजन है कि अगर खा लिया जाए तो डेथ हो सकती है। ओके, तो इसलिए कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं। ओके, मशरूम के बाद में फिर दूसरी कैटेगरीज, कुछ फंजाई पेस्ट भी होते हैं, पेस्ट की कैटेगरी के होते हैं, जैसे रस्ट कॉजिंग फंजाई, रस्ट कॉजिंग फंगस का एग्जांपल है पक्सिनिया। ये क्या करते हैं, ग्रेन के अंदर रस्ट कॉज करते हैं, व्हाइट पाउडरी मिल्ड्यू वहां पर बना देते हैं उसका वहां पर, तो पक्सिनिया। और दूसरे टाइप के है स्मट कॉजिंग, स्मट वहां पर थोड़ा सा ब्लैक कलर के, वहां पर ब्लैक मिल्ड्यू हो सकता है, ग्रेश मिल्ड्यू हो सकता है, तो इसको कॉज करने वाले स्मट कॉजिंग फंगस है यूस्टिलैगो। ओके, तो पक्सिनिया ग्रामिनेस, ओके, ये व्हीट राइस इनमें रस्ट कॉज करवाता है, और यूस्टिलैगो ये अदर ग्रेन्स में और इवन व्हीट में भी स्मट ये डिसीज कॉज करवाता है। ये डिसीज कॉजिंग है रस्ट एंड स्मट डिसीज, और ये वहां पर न्यूट्रिशन भी चुराते हैं और डिसीज भी कॉज करते हैं। ओके, तो ये पेस्ट है। ओके, पेस्ट मतलब वहां पर क्रॉप को हार्म पहुंचाएंगे। क्लियर? तो ऐसे ये कुछ मेंबर्स है बैसिडियोमाइसीटीज के। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम लास्ट वाली क्लास पढ़ते हैं, क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज। किसी का माइक ऑन हुआ था, कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? स्क्रीनशॉट हो गया क्या? क्या बोल रहे थे? तो वही स्क्रीनशॉट हो गया। ओके बेटा, अब लास्ट है क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज। क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज। ओके, ड्यूटेरो मतलब वहां पर एक सिंगल स्टेज नहीं होना, ठीक है? वहां पर सिंगल के कंपैरिजन में मेनी स्टेज हो सकती है, तो एक फिक्स स्टेज नहीं है, परफेक्ट स्टेज नहीं है। इसलिए इनके अंदर जो फंजाई रखे जाते हैं उनको कॉमन नेम यूज किया जाता है इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट मतलब परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट का मतलब क्या? तो परफेक्ट, इनको इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी परफेक्ट स्टेज अननोन है। ओके, परफेक्ट स्टेज मतलब सेक्सुअल स्टेज, इनकी सेक्सुअल स्टेज अननोन है। मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का हो रहा है, सेक्सुअल स्पोर्स किस टाइप के बन रहे हैं, ये जिन फंजाई में पता नहीं रहता हमें, उन फंजाई को हम टेम्पररीली ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखते हैं। तो ये किसी भी फंगस के लिए टेम्पररी क्लास है, मतलब वो केवल कुछ टाइम पीरियड तक यहाँ पर रहेगा जब तक कि उसकी सेक्सुअल स्टेज पता ना चल जाए। जैसे किसी भी फंगस को यहाँ पर जिसको रखा गया है उसकी सेक्सुअल स्टेज पता चल जाएगी, मतलब वो किस तरह के स्पोर बना रहा है, सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर बना रहा है या बेसिडियोस्पोर बना रहा है, किस तरह के सेक्सुअल स्पोर बना रहा है, उसके बेसिस पर फिर उसको एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में क्लासिफाई कर देंगे। ओके,
अब हमने कहा एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज में क्यों नहीं क्लासिफाई करते? क्योंकि इनकी हमें बॉडी तो दिखती है, बॉडी तो देख सकते हैं हम इनकी, अगर ये माइक्रोस्कोपिक हुए तो माइक्रोस्कोप में देख लेंगे बॉडी, तो बॉडी तो दिखेगी। तो बॉडी दिखती है तब कैसी बॉडी दिखती है? बॉडी मतलब माइसेलियम। ओके, तो जैसे ही किसी भी फंगस की अगर आपको सेक्सुअल स्टेज पता नहीं है, लेकिन उसकी माइसेलियम अगर आपको एसेप्टेड, अनब्रांच और एसेप्टेड मिली, सिनोसाइटिक मिली मतलब, तो आप उसको कहाँ रखोगे? सेक्सुअल स्टेज आपको नहीं पता है, लेकिन माइसेलियम एसेप्टेड है, अनब्रांच है, ब्रांचिंग नहीं है, और सिनोसाइटिक है। फाइकोमाइसिटिस। यस, वेरी गुड बेटा, क्योंकि हमने फाइकोमाइसिटिस में लिखा था कि उनकी माइसेलियम कैसी होती है? वहां पर एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक, ठीक है, और ब्रांचिंग नहीं बताई थी, तो अनब्रांच है। तो जैसे ही कोई माइसेलियम हमको ऐसा दिखेगा जिसकी सेक्सुअल स्टेज पता नहीं है, लेकिन उसके एसेक्सुअल वहां पर एसेप्टेड माइसेलियम है और उसमें वहां पर सिनोसाइटिक कंडीशन है, तो उसको हम फाइकोमाइसिटिस में डायरेक्टली रख देंगे। ओके, लेकिन अगर आपको ऐसा माइसेलियम मिला जिसमें सेक्सुअल स्टेज आपको पता नहीं है, ओके, अगेन, लेकिन उसकी माइसेलियम सेप्टेड है, ब्रांच है एंड नॉन सिनोसाइटिक है, तो फिर आप किस क्लासेस को, कौन कौन सी क्लासेस में रख सकते हैं उसको? क्या चांसेस हो जाएंगे? एस्कोमाइसिटिस। बस एस्कोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस में अभी अभी हमने क्या पढ़ा, कैसी होती है माइसेलियम? 3B क्लासेस में फाइकोमाइसिटिस को छोड़कर। तो सेक्सुअल स्टेज अननोन है और वो में सेप्टेड माइसेलियम मिल रही है, तो सेप्टेड माइसेलियम, सेप्टेड, ब्रांच एंड नॉन सिनोसाइटिक माइसेलियम, ये एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस का कैरेक्टर दिखेगा इनको। लेकिन उसकी सेक्सुअल स्टेज पता नहीं कि एस्कोस्पोर बन रहे हैं या बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं। जब तक ये नहीं पता चलेगा तो तब हम उसको ड्यूटेरोमाइसिटिस में प्लेस कर देंगे कि वो या तो एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है या बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है, लेकिन हमें उसकी सेक्सुअल स्टेज नहीं पता है। और जो माइसेलियम दिख रही है हमको बाहर से, हम उसको या फिर माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हैं, वो किसके जैसी दिख रही है? वो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस जैसे, दोनों जैसी कैरेक्टर सेम रहती दोनों में। माइसेलियम अगर सेप्टेड है, ब्रांच्ड है, नॉन सिनोसाइटिक है, यूनिन्यूक्लिएटेड, तो ये एस्कोमाइसिटिस एज वेल एज बेसिडियोमाइसिटिस दोनों के मेंबर का कैरेक्टर होता है। ऐसी माइसेलियम बनना, ये दोनों का कैरेक्टर है। ओके, एस्कोमाइसिटिस के मेंबर्स का भी और बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर्स का भी। देयरफॉर हम अब कंफ्यूज हो जाएंगे किस में रखें, क्योंकि अगर सेक्सुअल स्टेज अगर पता चलती कि एस्कोस्पोर हो तो हम एस्कोमाइसिटिस में रख देंगे। अगर बेसिडियोस्पोर बने, सेक्सुअल स्पोर्स अगर एक्सोजिनसली बने बेसिडियोस्पोर्स, तो हम उसको बेसिडियोमाइसिटिस में रख देते। अगर वो एंडोजिनसली बनते हैं, एसआई के अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर्स, तो हम उसको एस्कोमाइसिटिस में रख देते। ये टेम्पररी क्लास है। ओके, टेम्पररी class for members of Ascomycetes or Basidiomycetes only up to
when their sexual stage is unknown. ओके, जब तक उसकी सेक्सुअल स्टेज अननोन है तब तक उनको यहाँ पर हम टेम्पररी हॉल्ट करवाएंगे। अगर पता चल जाती है कि एस्कोस्पोर बना रहा है एंडोजिनसली या फिर बेसिलियोस्पोर बना रहा है एक्सोजिनस स्पोर, तो उनको उनके क्लासेस में रख देंगे। स्पोर्स तो asexual reproduction commonly by conidia। ओके, तो यहाँ पर कोनिडिया लाइक एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। सेक्सुअल यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एब्सेंट रहते हैं, इसलिए सेक्सुअल स्टेज अननोन। जैसे ही डिस्कवर हो जाएगी वैसे ही उसको उसकी रिस्पेक्टिव क्लास में रख दिया जाएगा। इसके एग्जांपल्स मेंबर्स, इसके मेंबर्स है अल्टरनेरिया, इसके ऊपर अभी हम कैरेक्टर पढ़ेंगे। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, and ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा फाइटोन रिंगवर्म कॉज करता है। ओके, तो वहां पर ट्राइकोडर्मा की डिफरेंट स्पीसीज होती है। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा ये ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर्स। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन? Yes, sir. गुड Yes, sir. गुड बेटा। तो ये हो गया फंगस की सभी क्लासेस, लेकिन कुछ फंगस के कुछ आपको मेजर टर्म्स बताना है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट फिर भी आपको उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे दो तरह की फेमाइन आपको एग्जाम में पूछते हैं। एक तो पूछते हैं आपको बंगाल फेमाइन के बारे में। फेमाइन का मतलब होता है, फेमाइन का लिटरल मीनिंग होगा भूखमरी, मतलब कि वहां पर खाने का बड़ा सोर्स जो है वो खत्म हो गया। स्टेपल डाइट जो होती है, जो रोजमर्रा का खाने में यूज होने वाली चीज है, वो उस जगह पर ग्रो होती है और उसी जगह की पूरी खत्म हो गई, तो उस जगह पर खाने पीने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको बोलते हैं फेमाइन। तो बंगाल फेमाइन में क्या हुआ था, बंगाल के लोग ज्यादातर जो है, बंगाली लोग जो है वो मछली चावल वगैरह खाते रहते हैं, तो उनमें राइस एक स्टेपल डाइट है। तो राइस वहां पर राइस की क्रॉप एक फंगस के कारण खराब हो गई थी। तो बंगाल फेमाइन में क्या हुआ था, बंगाल फेमाइन का रीजन क्या था, ड्यू टू इन्फेक्शन of Helminthosporium oryzae। ओके, ये फंगस था Helminthosporium oryzae। Helminthosporium oryzae फंगस
एक तरह का ये फाइकोमाइसिटीज है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी फंगस राइस क्रॉप। राइस का बायोलॉजिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, इसलिए वो ओराइजा को इन्फेक्ट करने वाले स्पीसीज का नाम रख दिया ओराइजा सटाइवा। ये राइस का बायोलॉजिकल नेम है। मैं जितने क्लास में आपको बायोलॉजिकल नेम बताऊंगा बस उतने ही आपको याद रखने हैं। और एनसीईआरटी या जो स्टूडेंट स्टेट बोर्ड में होंगे उनके स्टेट बोर्ड की बुक में अगर कोई एक्स्ट्रा है तो वो, वैसे तो जितने भी बुक्स में है वो सभी मैं यूज करूंगा ही, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, उतने ही आपको बायोलॉजिकल नेम याद रखना है। वो 1.7 मिलियन स्पीसीज है, इतने आपको याद नहीं रखना है, बस जो हमारे लेक्चर में आते रहेंगे वही आपको याद रखना है, वही उसी से रिलेटेड एग्जाम में आएगा, कोई बाहर का नहीं आएगा। ओराइजा सटाइवा, ओके, इन्फेक्शन ऑफ फंगस राइस क्रॉप डिस्ट्रॉय। ओके, तो राइस क्रॉप पूरी वहां पर डिस्ट्रॉय हो गई थी इस फंगस के इन्फेक्शन के कारण, इसलिए वहां पर बंगाल फेमाइन। ऐसा ही एक आयरलैंड में आयरिश फेमाइन आई थी, आयरिश फेमाइन। आयरलैंड पार्ट है यूरोप का, और वहां पर सबसे ज्यादा पोटैटो ग्रो होता है। तो पोटैटो वहां पर उसमें पोटैटो में इन्फेक्शन हो गया था फंगस का, तो पोटैटो क्रॉप, पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम होता है पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम की क्रॉप infected by Phytophthora infestans, Phytophthora infestans, इस फंगस से इन्फेक्ट हो गई थी। और ये फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस ये डिसीज कॉज करवाता है पोटैटो में। इन्फेक्टेड बाय फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस व्हिच कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ओके, एक मिनट मुझे चेक करने दो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट में, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग की क्लास में हो गया था कंफ्यूजन, इसके लिए वहाँ पर उनको भी मैंने क्लियर कर दिया था। हाँ सही है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होना चाहिए, बराबर। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज कॉज करवाता है। लेट ब्लाइट मतलब पोटैटो के ट्यूबर बनने के बाद में फिर उसमें इन्फेक्शन से सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, उनकी जो ट्यूबर है पोटैटो है उसमें वहां पर उसके टिश्यूज डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। ओके, ड्राई पड़ने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, इसको बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में क्या होता है कि अर्ली ब्लाइट मतलब पोटैटो के ट्यूबर अच्छे से ग्रो करने के पहले ही वहां पर जो लीव्स वगैरह है उनके टिश्यू में नेक्रोसिस होने लग जाता है, मतलब टिश्यू की डेथ होने लग जाती है। तो फोटोसिंथेसिस कम होगा तो ट्यूबर भी अच्छे से डेवलप नहीं होगा। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये कॉज करता है caused by Alternaria solani। Alternaria solani, सोलेनम से सोलेनी और अल्टरनेरिया सोलेनी। तो अल्टरनेरिया अभी अभी हमने पढ़ा
ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर है। ओके, ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास का मेंबर है अल्टरनेरिया सोलिना। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये कंप्लीट हो जाता है किंगडम फंजाई। तो किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई, ये दोनों आपके टेस्ट के टॉपिक है। सबको क्लियर है ना? यस सर। किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई, इस पर आप लोगों का टेस्ट है संडे को। कल के दिन डाउट क्लास रहेगी 4 to 5, 4 PM to 5 PM डाउट क्लास रहेगी। और उसमें अगर किसी को भी प्रोटिस्टा या फंगस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या उससे भी पहले कोई अगर कोई फर्दर कोई डाउट है जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, तो आप पूछ सकते हैं वो भी डाउट। ओके, कल ओनली डाउट क्लास रहेगी। ये कंप्लीट हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी तक हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने आर.एच. विटेकर का किंगडम सिस्टम्स पढ़े थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लिनियस का, फिर हिकल का 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर 4th किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड का, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर का, फिर हमने कंपैरिजन किया, फिर उसके बाद में हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई। ये 3 किंगडम आपको इसी चैप्टर में थे। ओके, अभी वायरस भी इसी चैप्टर में है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर इस चैप्टर में किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया के ऊपर ब्रीफली थोड़ी सी मतलब इंफॉर्मेशन दी है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर, तो उसको हमको डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया खत्म हो जाएगा आपका। जो 3rd वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है किंगडम प्लांटी, तो पूरा प्लांट के ऊपर पूरा चैप्टर है आपको 3rd वाला। फिर 4th वाला चैप्टर है किंगडम एनिमलिया, एनिमल्स के ऊपर पूरा चैप्टर। ओके, यहाँ पर हम जो किंगडम प्लांटी और एनिमलिया के लिए पढ़ने वाले हैं अभी, वो बहुत ही ब्रीफ पढ़ेंगे हम। बस प्लांट किसको कहेंगे और प्लांट का क्लासिफिकेशन जनरल में कैसा होता है, तो हम इन जनरल पढ़ने वाले हैं बस। ओनली स्पेसिफिक हम पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे यहाँ पर ओनली ब्रीफली। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। ये आप लोगों के टेस्ट का पार्ट नहीं है संडे का, बट ये चैप्टर का पार्ट है। तो नेक्स्ट किंगडम प्लांटी। ओके, इनके मेंबर्स को हम कहते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स को हम डिफाइन करते हैं प्लास्टिड कंटेनिंग प्लास्टिड। ओके, प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, फोटोसिंथेसिस करने वाले। ओके, तो प्लास्टिड कंटेनिंग मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये तीनों प्लास्टिड होंगे। क्योंकि इवन यूग्लिना में भी क्लोरोफिल मिलता है, डायटम डायनोफ्लेजेलेट में भी हमने क्लोरोफिल पढ़ा, कुछ बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट्स मिलते हैं। तो क्या वो प्लांट है? नहीं। तो प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं, सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट मिलता है, इसलिए उसका कैरेक्टरिस्टिक पहले हम डायरेक्टली लिखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग। या क्लोरोप्लास्ट क्या है? अ टाइप ऑफ प्लास्टिड जो ओनली प्लांट्स में मिलते हैं। प्लांट का कैरेक्टर होता है प्लास्टिड का मिलना। प्लास्टिड कंटेनिंग ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये। मेन मोड इनका हमेशा ऑटोट्रॉफ रहता है, भले कुछ का स्पेशल मोड वहां पर कुछ इंसेक्ट वगैरह को खाना हो, इंसेक्टिवोरस हो कुछ, लेकिन वो मेनली फोटोसिंथेटिक ही होते हैं। कुछ एलिमेंट या मिनरल की अगर उनको वो अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, तब वो किसी इंसेक्ट वगैरह को ट्रैप करने का मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं, लेकिन बाकी फूड तो वो फोटोसिंथेसिस से ही बनाते हैं। इसलिए हमेशा ऑल ऑटोट्रॉफिक होते हैं प्लांट्स। प्लास्टिड कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक, और साथ में सेलुलोजिक सेल वॉल कंटेनिंग। उनकी सेल वॉल हमेशा
सेलुलोज से मेनली बनती है। 60% पार्ट सेल वॉल बनाने के लिए 60% पार्ट होता है सेलुलोज का। तो सेलुलोजिक सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, इनको हम कहते हैं प्लांट्स। ओके, सेलुलोजिक सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है बेटा? देख सकते हैं आप लोग। इनके 5 डिविजन्स होते हैं मेनली किंगडम प्लांटी में। 5 डिविजन्स में हम डिवाइड करते हैं प्लांट्स को। कौन कौन से? वो फर्स्ट एल्गी, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्मी, and last one angiospermy. Okay, gymnospermy and then angiospermy. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप लोग। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को चार्ट के थ्रू इसको पढ़ा दूंगा। ओके, चार्ट के थ्रू इसकी इंफॉर्मेशन बता दूंगा आपको कल, मतलब कल नहीं, मंडे को क्लास में। एंड देन फिर उसके बाद में हम किंगडम एनिमलिया को पढ़ेंगे और फिर वायरसेस के बारे में। ओके, Yes, sir. चलो तो बेस्ट ऑफ लक बेटा आपके टेस्ट के लिए। कल के दिन डाउट क्लास रहेगी, जिसको डाउट है वो अपने डाउट क्लियर करवा लेना किंगडम प्रोटिस्टा और फंजाई से रिलेटेड, ताकि आपको टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। कल डाउट Bye. क्लास रहेगी, डाउट क्लास में मिलते हैं। बाय बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो क्लोरोप्लास्ट के नीचे आपने क्या लिखा है सर? क्लोरोप्लास्ट के नीचे क्लोरोफिल्स लिखा है बेटा। ओके सर। क्लोरो के बाद में लिखा है PHYLLS, क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल Yes, sir. पिगमेंट होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट में, यस सर, थैंक फोटोसिंथेसिस यू सर। करवाने वाले, वो लिखिए बेटा। ओके बेटा।